जी सर, क्लियर है। ओके। तो हमने पीक वोल्ट देख लिया जो कि एम्पलीट्यूड है। कैसे देखा? हमने देखा एक एम्पलीट्यूड की वेव फॉर्म में कितने डिविजन आ रहे हैं और कितना वाई गेन हमें दिया हुआ है पर डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वोल्ट आ जाएंगे कितने वोल्ट का एम्पलीट्यूड है। बाकी टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड में वही करना है जो वाई एक्सिस पे किया था, अब एक्स एक्सिस पे करना है कि कितने डिविजन एक्स एक्सिस पे गिवन है हमें और टाइम बेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, पर डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इसको प्लॉट किया, आपके पास एक वेव फॉर्म आ गई ऐसे। ठीक है, आपने देखा भाई एक वेव कंप्लीट कहाँ हो रही है, ये वेव आपकी कंप्लीट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो इसके बिटवीन कितनी डिविजन है ये आपने देख लेनी। फॉर एग्जांपल इसके बिटवीन 5 डिविजन है और आपको टाइम बेस की वैल्यू जो गिवन है वो है 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई टाइम पीरियड कितना हुआ, टी टाइम पीरियड इक्वल्स टू 5 × 2। तो आपने कहा 10 सेकेंड्स का मेरा टाइम पीरियड हो गया। सही है, यानी कि पूरे टाइम पीरियड में कितने डिविजन आ रहे हैं और आपको गिवन जो है एक्स टाइम बेस की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट्स पर डिवीजन है। तो आपने क्या किया, 5 × 2 किया और 10 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। तो वाई पीक वोल्टेज के लिए आपको चाहिए होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी या वाई गेन। ठीक है, और टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए होगा टाइम बेस वैल्यू। सही है, जो कि एक्सप्लेट की है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? चलो। अच्छा, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल करना है 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं तो बता दे, वरना आगे की 6 ये टॉपिक है ये देखते हैं हम। एनी क्वेश्चन? नहीं? चलो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर एक सिंपल सर्किट है, कुछ भी नहीं है, एक सीरीज सर्किट बनाओगे पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या होता है? अक्सर सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमें क्या करना होता है, हमें एक ही सर्किट के अंदर अलग अलग रेजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि अलग अलग जगहों पर वोल्टेजेस हम कैरी करवाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिवाइडर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में ऑन का बटन है, उसको अलग सिग्नल चाहिए होता है, उसके वोल्टेज डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक आपके पास जो है वो कैलकुलेशन वाला बटन होता है, उसके अलग वोल्टेज होंगे फॉर एग्जांपल। तो इसलिए आपको सर्किट में एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ता है। वोल्टेज डिवाइडर कैसे होता है आपको पता है? सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। आपको जस्ट एक सीरीज सर्किट बनाना है। कैसे? ये देखें, यहाँ पर आपने ईएमएफ दी, यहाँ पे आपने रजिस्टर लगाया, इसके साथ सीरीज में एक और रजिस्टर लगाया। अब आप जब R1 के अगेंस्ट वोल्टेज देखोगे ना, वो V1 होगा जो कि V से कम होगा, V यानी कि टोटल ईएमएफ। और R2 के अगेंस्ट आप वोल्टेज लोगे ना तो वो आपके कैपिटल V से कम होंगे जो कि आपका टोटल ईएमएफ है। तो यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो गया। तो मुझे अगर सर्किट में वोल्टेज डिवाइड करना है तो मुझे इनके अंदर के रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में लगाने हैं। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। इसके अंदर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई ये सर्किट है, इसके अंदर ये वोल्टेज की बैटरी है 9 वोल्ट की, ये रजिस्टर्स हैं 2 किलो ओम और 4 किलो ओम। आप बता दें R1 के अगेंस्ट कितना वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा। तो आपको पूरा ओम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। ये शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला क्या है? V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी। यानी कि जिसके अगेंस्ट आपको वोल्टेज देखना है ना कि कितना ड्रॉप हुआ है, उस रजिस्टर को आप न्यूमरेटर में रखें और बाकी तमाम का सम डिनोमिनेटर में रखें। यहाँ पर तो 2 रजिस्टर है ना, अगर यहाँ 5 भी होंगे ना तो उन पांचों का सम आप रखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज से, वी से, टोटल वोल्टेज है ईएमएफ से। सही है, तो आपको V1 मिल जाएगा। अब आपने ये पढ़ लिया है, तो अगर आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन भी आएगा ना तो आप वहां पर भी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कोई सीरीज सर्किट का तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह V2 के अंदर अगर आपको V2 निकालना है R2 के अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में R2 रखोगे, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल ईएमएफ से, तो आपको V2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट को हम कहते हैं बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो जेनेरिक आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर आ गया। इसमें टाइप्स आती हैं और उन टाइप्स को भी पढ़ते हैं। तो पहले पोटेंशियल डिवाइडर को पढ़ते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज टू वेरी द पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन द सर्किट। इसमें एग्जांपल्स क्या है? रियोस्टेट, एलडीआर, थर्मिस्टर आर द पोटेंशियल डिवाइडर्स। अभी जो आपने पढ़ा है ये क्या है भाई? ये आपका रियोस्टेट है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें पोजीशन चेंज की, लेंथ वेरी कराई, आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हुई, आपके पास वोल्टेज चेंज हुआ। इसका आपने फॉर्मूला देख लिया, ये 2 फॉर्मूलाज हैं।
ठीक है। तो इसका जेनेरिक नाम क्या होता है पोटेंशियल डिवाइडर का? जनरली इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप घरों में कहाँ यूज करते हैं? जो फैन के डेमर्स होते हैं ना, उनको आप रोटेट करते हैं, एक साइड पे स्लो कर देता है फैन, दूसरी साइड पे फास्ट कर देता है। क्यों? जब आप फैन स्लो करते हैं ना, तो आप उसका कॉइल जो है ना वो बेसिकली छोटा कर देते हैं। तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। फिर आप फैन को फास्ट करते हैं तो उसका आप जो है वो कॉइल बड़ा कर देते हैं। तो क्या होता है, उसका फैन फास्ट हो जाता है। ठीक है। द पोटेंशियोमीटर regulates the potential difference across the device. It allows the potential difference to be varied from its maximum value to the zero value. Any required fraction of the total PD can be tapped off by adjusting the slide's context. क्या किया आपने? आपने देखा यहाँ V1 आ रहा है, आपको V1 बड़ा करना है, V2 का पोर्शन कम करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी लीड उठाओगे वोल्ट मीटर की और कहीं यहाँ बीच में डाल दोगे। ठीक है। ताकि ये लेंथ बढ़ जाए रेजिस्टेंस की, और आपके पास वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बढ़ जाए। लेंथ बढ़ती है तो आपको पता है क्या बढ़ता है? आर। आपको पता है आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए। तो जैसे ही आप यहाँ पर वी वन यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास लेंथ बढ़ जाएगी, आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वी इज टू आई आर, आपके पास वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना भैया? आपके पास आर बढ़ता है और करंट अगर कांस्टेंट है तो आपके पास वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इसी तरह उल्टा है, अगर V2 मैं यहाँ से यहाँ मेजर कर रहा हूँ, V2 मैं यहाँ से यहाँ मेजर कर रहा हूँ, इसको बढ़ा दिया, V1 को कम कर दिया, तो V2 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने R2 बढ़ा दिया। सही है। तो ये आपके हाथ में होता है, आप टैपिंग निकाल निकाल के आगे पीछे करते रहो, आपके वोल्टेज बढ़ते, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उसके बाद आपके वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे। इस सर्किट को हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर। इसकी वेरियस एप्लीकेशन है। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्यों रेजिस्टेंस बार बार चेंज कर रहे हैं और क्यों वोल्टेज चेंज करवा रहे हैं। तो इसकी जो हम रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो उधर से आपको समझ में आएगा। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है, उसको कहते हैं एलडीआर। एलडीआर क्या है? एलडीआर है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। आपको याद होगा, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे सिंबल्स पढ़े थे, उधर एलडीआर सिंबल था। मैंने आपको कहा था ये अभी आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप समझ लें ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर हमने सिर्फ रियोस्टेट पढ़ा था ना इससे पहले। तो एलडीआर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर। अब आप देखेंगे कि एलडीआर में करते क्या। एलडीआर का पहले तो आपको नाम जानना चाहिए, और ये बीच में जो एन्यूटेशन कर रहा है उस्मान, खत्म करो। सर मेरा फोन स्टक हो गया, उससे प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा सहर, एलडीआर इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। सही कह रहे हो सलमान, बिल्कुल सही है। एलडीआर इज द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अच्छा, तुम जो कह रही हो ना आईआर वेव डिटेक्टर, आईआर वेव डिटेक्टर क्यों है, हमारी बात भी सही है, क्योंकि वहाँ लाइट आती है। आईआर जो है वो बेसिकली सनलाइट के थ्रू आती है ना। तो एलडीआर आपकी क्या करती है, एलडीआर तो पर्टिकुलरली लाइट को डिटेक्ट करेगी। आईआर डिटेक्टर्स दूसरे होते हैं, जो तुमने देखा होगा ब्लैक कलर के होते हैं, जो आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट भी करते हैं, फॉल भी कराते हैं, सोलर सेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो एलडीआर इज प्योरली लाइट डिपेंडेंट, नॉट ओनली ऑल रेडिएशंस। तो एलडीआर में हमारे पास लाइट होगी तो डिटेक्शन होगी, जरूरी नहीं कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो भी डिटेक्ट करेगा, नहीं। इसमें सिर्फ लाइट डिपेंडेंस होगी। इसका सिंबल क्या है? तो सिंबल ये है कि ये आपने फिक्स रजिस्टर बनाया, इसको सर्कल किया, इसके ऊपर दो एरो दिखा दिए, यानी कि लाइट फॉल कर दी। ये इसका सिंबल है। ये कहाँ पे होता है? ये नॉर्मली होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया सेंसर के तौर पे, जहाँ पे कर्टन्स आपके लगे हुए हैं, आपने सेंसर लगा दिया कि अगर धूप आना शुरू हो तो कर्टन्स खुलना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि भाई लाइट आएगी, लाइट आएगी तो वोल्टेज जो है वो आपके बढ़ जाएं और आपके कर्टन्स ऑपरेट हो जाएं, तो वो खुल जाएं ताकि डे लाइट आपके घर में आ जाए। तो इस तरह के सर्किट बनाने के लिए आपके पास आपको ये रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। ठीक है। इस ये काम किस तरह करते हैं इसको हम देख लेते हैं। देखो होता क्या है, इनके अंदर जब लाइट ज्यादा होती है ना, ज्यादा लाइट फॉल करती है इनके ऊपर, तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एलडीआर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन है लाइट डिपेंडेंट। इनके ऊपर जितनी ज्यादा लाइट आएगी ना, उतनी ज्यादा इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हाई करंट को अलाउ करेंगे अपने अंदर से। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भाई, इन द डार्कनेस द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज वेरी हाई। क्योंकि जब लाइट इन पे नहीं पड़ेगी, डार्कनेस होगी, तो इनकी रेजिस्टेंस हाई होगी और ये करंट अपने अंदर से नहीं जाने देंगे। So in the darkness, the resistance of the LDR is very high. So maximum voltage of battery is used across the LDR. यानी कि ज्यादातर वोल्टेज बैटरी का वो यूज कर लेंगे। The voltage left for bulb is very low and in the brightness it happens reverse. क्या होगा?
यहाँ पर ईएमएफ है, इसमें से करंट आया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डार्कनेस है, फिनोमेना चेक करना, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं एलडीआर पे कोई लाइट नहीं आ रही, डार्क है। तो क्या करेगा एलडीआर, इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, हाई रेजिस्टेंस होगी, करंट लो इसके अंदर से गुजरेगा, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो इस बल्ब को तो मिलेगा ही नहीं वोल्टेज, क्योंकि सारा तो इसने रख लिया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई थी ना। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर समझ में आया कि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज डिवाइड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ की रेजिस्टेंस हाई हो गई, और यहाँ थोड़ा सा रह गया, तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं। तो यानी कि आपने ये दिखाना है कि भाई यहाँ पर उल्टा काम है, यहाँ डार्क है और आप बल्ब भी नहीं जला रहे, ठीक है। हालांकि ये सर्किट ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्किट ऊपर लगना चाहिए, बल्ब अगर ऊपर लगा दो ना तो चेंज हो जाएगा। सेकेंडली आपने क्या किया भाई, आपने कहा कि ठीक है, अब हमारे पास बल्ब जो है वो बहुत लो चलेगा या नहीं चलेगा। फिर आपने कहा इन द डार्कनेस द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर वेरी हाई, सो वुड नॉट अलाउ द करंट फॉर बल्ब, सो इन ब्राइटनेस इट्स रेजिस्टेंस फॉल्स एंड अलाउज द करंट फॉर बल्ब, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, इसमें लाइट पड़ने लगी बहुत ज्यादा, इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई, इसने करंट ज्यादा गुजार दिया अपने अंदर से, क्योंकि इसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए ना भाई, यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज अपियर हो रहे होंगे। तो इसका टोटल तो ये है, इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ है, तो ज्यादा पोर्शन कहाँ आ रहा होगा, नीचे वाले बल्ब पे। तो ज्यादा पोर्शन यहाँ आ रहा होगा, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से सर्किट में इसको लगाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हमने समरी कर दी लाइट। सर जी बोलिए। सर ये रजिस्टर मैंने यूज किया हुआ है। सर ये रजिस्टर का स्ट्रीट लाइट पे क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान की, बाहर के मुल्कों में लगी हुई है। बात कर लो जाके। सही, क्योंकि जैसे जैसे का अंधेरा होता रहेगा तो वैसे वैसे लाइट है ना का अपनी पावर बढ़ाती रहेगी। जैसे मगरिब के टाइम में हल्की थोड़ी लाइट होगी और इशा के टाइम में ब्राइट हो जाएगी लाइट। ये होना चाहिए, अक्सर जगहों पे लगा हुआ भी होता है, ये आप देख लो जाके सीवीयू के रोड पे, वहां पे लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड पे लगा हुआ है, वहाँ पे एलईडीज लगी हुई है, वो खुल जाती है खुद ही। आपको ऑन तो वहाँ कहीं पे स्विच देखा है कभी आज तक? जाओ सीवीयू के साथ बीच में जो रोड जा रहा है ना, उधर लाइट एलईडीज लगी हुई है, उसके ऊपर ही आपने जो है ना वो लगाया हुआ है, एलडीआर लगाए हुए हैं, जैसे ही मगरिब होती है वो जलना शुरू हो जाता है। ये तो है। अब आज जाके चेक करना, ठीक है। मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में बताना, तुम ये असाइनमेंट है। सर कल तो वहां से ही आ रहा हूँ। नहीं आज फिर चले आना ना, कल का कोई फायदा नहीं, आज क्लास आज ली है ना तुमने, ठीक है। तो चलें सर, गाड़ी निकालें, घूम के आते हैं। नहीं मैं तुमको और भी कोई चीज चाहिए हो तो मैं ही करा दूंगा सब चीजें, भाई कुछ खुद भी कर लिया करो जिंदगी में। आ जाओ। लाइट फिर इंटेंसिटी कबाब डार्क। जी तो खाना भी खा के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं। लाइट इंटेंसिटी डार्क है, रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर क्या होगी, हाई होगी, करंट लो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट लो हो गया, बल्ब ऑफ होगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाले बल्ब को करंट ही नहीं मिला, ना वोल्टेज मिल रहा है, सारा वोल्टेज ऊपर यूज हो गया, सारा करंट ऊपर रुक गया। अब क्या हुआ, आपने ब्राइट कर दिया एलडीआर को, जब ब्राइटनेस बढ़ेगी तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी, अपने अंदर से ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, नीचे वाले बल्ब को ज्यादा करंट मिलेगा, वो जल जाएगा, ठीक है। और उधर वोल्टेज भी हाई हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया क्राइटेरिया इसका? कोई सवाल तो नहीं है तक? नो सर। नो सर। सर कभी सर्किट बनाते हैं ना पेपर के बाद बैठ के। बिल्कुल, जब बोलोगे यार बना देंगे। और रेजिस्टेंस लो होगा तो वो अपने अंदर से करंट को जाने देगा फिर। रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट ज्यादा जाएगा ना। लो रेजिस्टेंस मीन हाई करंट, रेजिस्टेंस मतलब अलाउ करना, इजीनेस ना। लो रेजिस्टेंस मीन इजीनेस, हाई रेजिस्टेंस मीन ऑपोजिशन। करंट तो अच्छा उसी कंडक्टर का होता है ना, ज्यादा उसी से गुजरेगा ना जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। हाई अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, रेजिस्टेंस लो हो ताकि वो करंट ज्यादा जाने दे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दूसरा है हमारे पास थर्मिस्टर। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, इट सिंबल इज, सिंबल थोड़ा सा आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा सही से, तो मैं बता दूं कि एक तो ये फिक्स रजिस्टर है और इसके ऊपर इस तरह से लाइन बनी हुई है, ये, ठीक है। यहाँ बना के दिखा देते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है, थर्मिस्टर का। इट इज यूज्ड इन फायर अलार्म्स। ये कहाँ यूज होते हैं, ये सारे सेंसर्स पढ़ लो अभी आप। फायर अलार्म के अंदर क्या होता है कि थर्म डिपेंडेंट रजिस्टर्स लगाते हैं, ताकि जितनी हीट आएगी उतना जल्दी वो ऑपरेट करे, सही है। अब फायर अलार्म में क्या हुआ, इसका भी तरीका क्या है, जब इसके ऊपर टेम्परेचर लो होगा इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, जब, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगी करंट लो निकलेगा, फायर अलार्म ऑफ रहेगा।
जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, इसमें से करंट ज्यादा निकलेगा और अलार्म को ऑन कर देगा। सही है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ईएमएफ है बैटरी की, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे आपने बीच में लगाया हुआ है थर्मिस्टर, और नीचे अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि अलार्म को करंट मिलेगा तो ऑन होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो रिक्वायरमेंट है कि आप अलार्म बजाओ, तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, इसमें से करंट ज्यादा निकलेगा, इधर जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा, वहाँ वोल्टेज कम होगी। ठीक है। तो यहाँ क्या है, द टेम्परेचर इज लो, द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज हाई, सो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज यूज अक्रॉस द थर्मिस्टर, सो द वोल्टेज लेफ्ट फॉर फायर अलार्म इज वेरी लो एंड द है ब्राइटनेस, एंड ब्राइटनेस नहीं, ये काट दो, एंड इन केस ऑफ, यहाँ लिखो ब्राइटनेस की जगह लिखो, एंड इन केस ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, इट हैपेंस रिवर्स। इन केस ऑफ लो टेम्परेचर उल्टा हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज लो, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज हाई एंड डज नॉट अलाउ करंट फॉर फायर अलार्म, क्योंकि जब लो है तो फायर अलार्म ऑन नहीं कराना, तो हाई हाई रेजिस्टेंस कर दो, हाई वोल्टेज हो जाएंगे, लो करंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर इसको बहुत इजीली यहाँ पर सम अप कर सकते हो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। ठीक है। ये आप शॉर्ट समरी सर बना लो। मगर एक सेकंड इसको, मगर दुबई के अंदर ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको समझने के लिए समरी बना लो, टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी आप बोलिए। सर मैं ये बोल रहा दुबई में बिल्डिंग्स के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। हम्म। अगर अगर जैसे एयर कूलिंग का खराब हुआ या कुछ हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हम्म। ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी और आराम शुरू हो जाएंगे। यार इतना भी थोड़ी कोई वो फायर अलार्म का एक सेटिंग सही बोल पॉइंट रहा हूँ? होता है। नहीं भाई, फायर अलार्म को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ी सर ऑफ मगर करते सर्टिंग, हैं। वो सर हीट, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है ना दुबई का, तो काफी तो हीट काफी थोड़ी कही। होती है। फायर का टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है भाई, क्या हो गया तुम्हें। उसकी सेटिंग उतने टेम्परेचर पर रखते हैं, ऐसे थोड़ी कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई 40 पे ऑपरेट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसकी 100 से ऊपर होती है फायर, उससे नीचे तो गर्मी होती है ना, फायर थोड़ी होती है। और यहाँ पर भी आप सम अप कर लो एलडीआर के अंदर भी, अगर लिखना चाहो आसानी के लिए अपने, कि लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है। ठीक है। ये टी टेम्परेचर है। ये यहाँ पर तो आई है ना, ये आई है, ये आई। ठीक है। क्या कह रही हो सहर। हेलो, तुम्हारी बात समझ नहीं आई मुझे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वेल, राइट। नहीं समझ में आई बात, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर हो गई है। एलडीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेजिस्टेंस से, बिल्कुल है। वही तो लिखा था मैंने, कि लाइट की ब्राइटनेस, लाइट एल लिखा था ना मैंने, उसका मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि हाई इंटेंसिटी अगर होगी, ठीक है, हाई इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, आपके पास लो रेजिस्टेंस होगी, लो रेजिस्टेंस होगी तो हाई करंट होगा और लो वोल्टेज होगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास आता है चौथा, है डायोड। डायोड के बारे में मैंने बात की थी। डायोड क्या होता है, डायोड आपको सिंगल डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है। जो मैंने बात की थी, इन्वर्टर होता है, एक डायोड होता है, तो आप ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। डायोड का सिंबल क्या है, ये है, ये इस तरह का सिंबल है, एक लाइन आ रही है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इधर एक प्लेट लगी हुई है, और ये है, ठीक है। अच्छा, डायोड की साइड होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग चाहो तो अपनी जो है ना लेक्चर बुक में ये लिख लो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव।
तो डायोड की ये वाली साइड पॉजिटिव होती है जो मैंने मार्क किया, और राइट साइड लेफ्ट पॉजिटिव है, राइट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब होता क्या है कि डायोड पे आपने दिया एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट आपने दिया, ये यहाँ से गुजरा, ये इसमें गया, क्योंकि ये डायोड की पॉजिटिव साइड है, राइट, तो ये नेगेटिव है। एसी में आपने देखा आपके पास इस तरह से साइकिल्स आ रही होती हैं, तो एसी का जब पॉजिटिव साइकिल आएगा ना डायोड की तरफ ऐसे अंदर, तो डायोड इसको जाने देगा अपने अंदर से, और यहाँ से पूरा करंट वापसी आ जाएगा यहाँ पे, सही है। और डायोड यहाँ पे अगर आपने वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, सीआरओ, तो वो आपको ये पहली वाली वेव दे देगा। फिर क्या होगा, फिर आएगी इसकी नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल जब यहाँ से जाएगी तो डायोड रोक देगा, बोलेगा नहीं, मैं मेरे पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तो जा नहीं सकती, तो यहाँ पर जीरो आउटपुट आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसकी दूसरी पॉजिटिव साइड आ जाएगी, फिर डायोड जाने देगा, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये वाली साइकिल दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, बीच में गैप देता रहेगा और साइकिल बनती जाएगी। हुजैफा क्लास भाई बस 10 मिनट और चलेगी, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास ओके सर। डायोड जो है क्या कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है करंट के फ्लो को, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव साइड को, नेगेटिव को ये चॉप कर देता है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास लॉसेस आ रहे हैं, एक साइकिल जा रही है, दूसरी साइकिल जाया हो रही है, लॉस हो रही है, तो इसका मतलब ये हमें कन्वर्ट तो करके दे रहा है यूनिडायरेक्शनल करंट, लेकिन लॉसेस भी क्रिएट कर रहा है। हमारा आधा सर आधा ऐसा क्यों? सिग्नल जाया हो रहा है ना, देखो ना, पॉजिटिव अलाउ कर रहा है, नेगेटिव अलाउ नहीं कर रहा, तो नेगेटिव जाया हो गई ना हमारी। ये डायोड का फंक्शन है ना, वो एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, तो इसका मतलब तुम जितना भी करंट दोगे उसको आधा कर देगा ये। तो डायोड से आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। और एक और चीज, आपकी डीसी क्या होता है, डीसी करंट जो है, डायरेक्ट करंट, वो ऐसे, सॉरी, डीसी जो है वो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो ऐसा होता है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। डायोड क्या कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल करंट तो दे रहा है लेकिन स्ट्रेट नहीं दे रहा है, ये देखो ऐसे कर्व दे रहा है, तो ये भी लॉसेस है, इसको सीधा होना चाहिए आपके लिए, है ना। तो इसका मतलब मैंने जो कहा था ना, डायोड का जो आउटपुट होता है ना, वो प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। वो यूनिडायरेक्शनल तो दे रहा है डीसी आपको, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए ना फिर हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फिल्टर्स कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, इनको स्मूथ करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, वो एक आगे की चीज है। तो ठीक है, डायोड इस डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं। इसको, इस मेथड को क्या कहते हैं, जो डायोड कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। मैंने बताया था कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और इसका जो उल्टा होता है वो कहलाता है इन्वर्टर। ये रेक्टिफायर है। और अगर डीसी को एसी में करोगे, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ बताने के लिए, यूपीएस में जो होता है, डीसी स्टोर होता है, फिर घर में एसी देता है, तो वो उल्टा काम होता है, वो इन्वर्टर होता है। ये क्या है, रेक्टिफायर है। अब जो हमने डायोड लगाया है एसी को डीसी में कर रहा है, ये रेक्टिफायर है, एसी को डीसी कर रहा है। और उसका उल्टा क्या होता है, इन्वर्टर। और ये क्या कर रहा है, हाफ वेव कर रहा है, हाफ को तोड़ रहा है, तो इस रेक्टिफिकेशन को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। एक दूसरा तरीका होता है, उसके अंदर हम दो डायोड लगाते हैं, इस डायोड के सामने ना दूसरा डायोड लगा देते हैं ना, तो क्या करता है कि वो दोनों साइड्स कंडक्ट करवाता है। दूसरा डायोड उल्टी डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो फिर फुल वेव कर देता है, वो हर वेव को देता है आंसर। वो कहलाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जी अहमद, आपका कोई क्वेश्चन था। सर अगर डायोड से एसी करंट को निकालेंगे तो डीसी बन जाएगा क्या? डीसी बन जाएगा, यही तो उसका हुआ पर्पज है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ओके, क्लियर है। तो इसमें करंट भी ज्यादा होगा, और अगर डीसी से एसी में बनाएंगे तो डीसी ज्यादा लगाना पड़ेगा फिर। हाँ ना, ज्यादा देना पड़ेगा, इनपुट हमेशा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आधा आधा जाया हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे जाते हैं। दूसरा मेथड है जिसमें दो डायोड लगाते हैं, इस डायोड के सामने एक और डायोड लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं, ताकि हमारी वेव जो है वो चॉप ना हो। लेकिन फिर भी वेव क्या हो रही है हमारी, जाया तो वो तो हो रही है ना, डीसी जो है प्योर डीसी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये कर्व बना रहा है, डीसी हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व बना रहा है, इस कर्व को सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फिल्टर्स, अगर कभी आ जाए पेपर में तो लिख देना, वैसे कोर्स का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन क्या कहलाती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि बीच में गैप है ना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। तो सर ये हाफ हुआ, डीसी तो नहीं होगा, डीसी तो सीधा होता है ना? डीसी नहीं, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में करंट। ठीक है,
देखो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, लेकिन प्योर डीसी सीधा होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं डीसी हमारा इसका ऐसा होना चाहिए, प्योर डीसी ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये वेवी है। लेकिन क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में, इसलिए डीसी है, डीसी के लिए डायरेक्शन एक होनी चाहिए, और प्योर डीसी के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये प्योर डीसी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसकी एक ही है ना, नेगेटिव में नहीं जा रहा ना ये। देखो ना, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली ना नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है तो डीसी है, लेकिन प्योर नहीं है, इम्प्योर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, बस का लास्ट ये टॉपिक पढ़ के हम ये एंड करते हैं लेक्चर। लास्ट टॉपिक, अभी भी लास्ट टॉपिक। बस लास्ट है, सर बस करें, कैपेसिटर समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। सर सुबह सुबह से स्कूल में, सुबह से अभी यहाँ पर आए हैं तो आपकी क्लास भी याद नहीं रही थी, तो अभी मोबाइल उठाया था तो आपकी क्लास दिखी, तो क्लास लेने बैठी हूँ मैं। अच्छा जनाब, ये लास्ट, खाना वाना खाना है सर कुछ? क्या वो थक गए, सब लोग थक गए हो? जी सर, सुबह से निकले हैं। समझ भी नहीं आ रहा है बस। बस सही है, इसको हल और बस आज के लिए। मैं इतना जुल्म नहीं कर सकता आप पे, लेकिन बस इसको पढ़ना, लेकिन ये नहीं कि ये छोड़ छाड़ के बैठ जाओ पेपर से पहले। ये हैं छोटे छोटे टॉपिक, जाओ तुम लोग रेस्ट करो अब। फिर इंशाल्लाह हम सैटरडे की क्लास करते हैं, उसमें मैं खत्म करा दूंगा कोर्स कोशिश करके। अगर कुछ रह गया तो फिर बाद में, ठीक है। बाकी जो है वो हमारे जो रह गए आपके पास पेपर्स,